हाय दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि सिंक्रोनस मशीन के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में क्या-क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि वोल्टेज ड्रॉप आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण आता है, लीकेज के कारण आता है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण आता है। तो इस वीडियो में हम वहीं से कंटिन्यू करते हुए क्या देखेंगे कि सिंक्रोनस मशीन में केवीएल की इक्वेशन क्या बनेगी मोटर और जनरेटर के लिए, क्या उसका फेजर डायग्राम बनेगा और क्या उसके अंदर इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। ये सारा हमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर। तो इसके बेस पे जो भी सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम होंगे सिंक्रोनस मशीन के, वो सभी आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना, वेक्टर स्लैश फेजर डायग्राम ऑफ ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर का मतलब होता है सिंक्रोनस जनरेटर, उसे हम ऑल्टरनेटर भी कह देते हैं। अब देखो, जो हमने फेजर डायग्राम पहले कवर किया था उसी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले क्या करते हूं, सबसे पहले फील्ड एमएमएफ का एक वेक्टर बनता है एफएफ, लेकिन सारे वेक्टर ऑफ फेजर किस में बनेंगे, इलेक्ट्रिकल एंगल में। फिर इससे 90 डिग्री लैगिंग हम बना लेते हैं एक ईएफ, ठीक है, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं ईएफ, ठीक है भाई। फिर इससे लैगिंग बना लो, लैगिंग पावर फैक्टर मान के आईए, कितना लैग, साई एंगल लैग। अब देखो, आईए के सेम फेज में दो फ्लक्सेस होंगे, एक फाई ए आर और एक फाई ए एल, लीकेज भी और आर्मेचर रिएक्शन भी। फ्लक्स से जो ईएमएफ बनता है वो 90 डिग्री लैग करता है, इसी वजह से ये होगा ई ए आर और ये होगा ई ए एल। अब अगर मैं कहूं कि मुझे ईएमएफ जानना है टोटल क्या होगा, तो फील्ड फ्लक्स की वजह से बन रहा है ईएफ और बाकी दो फ्लक्सेस की वजह से ई ए आर और ई ए एल। तो जैसे नेट फ्लक्स ऐड होता है ऐसे ही नेट ईएमएफ भी ऐड होगा। तो ये देखो, ये ई ए आर ले लिया, ईएफ में ई ए आर ऐड कर देने से बन जाता है ई आर, ई आर। अब ये ई आर कैसे बनता है, देखो, आईए के सेम फेज में होता है एफ ए आर, ठीक है, ये एफ ए आर आईए के पैरेलल बनता है, तो यहां से बनता है ये एफ आर। तो ये एफ आर और ई आर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। देखो, जैसे ई एफ और एफ एफ परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे ही एफ आर और ई आर भी परपेंडिकुलर। अब कौन सा ईएमएफ और ऐड करोगे, ई ए एल, लीकेज और ऐड करोगे, ये टोटल ईएमएफ हो गया। अब ईएमएफ में से आईए आरए सब्ट्रैक्ट करने पे ही हमें मिल सकता है वीटी। तो आईए आरए सब्ट्रैक्ट अगर करोगे तो ये होगा आईए आरए माइनस आईए आरए, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ईएमएफ में से वोल्टेज ड्रॉप सब्ट्रैक्ट करके ही क्या मिलता है, वीटी। तो ये आ गई आउटपुट वाली वोल्टेज वीटी। ईएमएफ और वीटी के बीच का एंगल कहलाता है डेल्टा, जिसे कहते हो पावर एंगल, और वीटी और आईए के बीच का एंगल होता है फाई, जिसे कहते हो पावर फैक्टर एंगल। तो डेल्टा इज पावर एंगल, फाई पावर फैक्टर एंगल, साई इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हुई कि किस किस तरीके से हमारे एंगल्स डिफाइन किए जा रहे हैं। तो दोबारा से मैं समझाता हूं एक बार वेक्टर डायग्राम। सबसे पहले बनाया एफ एफ, 90 डिग्री लैगिंग ईएफ, ईएफ से साई एंगल पे आईए, आईए के फेज में तीन क्वांटिटीज आती हैं, फाई ए एल लीकेज फ्लक्स, फाई ए आर आर्मेचर फ्लक्स, एफ ए आर आर्मेचर एमएमएफ। एफएफ और एफ ए आर जुड़ के बनता है एफ आर रिजल्टेंट एमएमएफ।
फाई AL और फाई AR से बनने वाले EMF फ्लक्स से 90 डिग्री लैगिंग पे दिखाए। अब EF और आर्मेचर रिएक्शन को ऐड करके बनता है रिजल्टेंट EMF। जैसे FF और FAR से बनता है FR, ऐसे ही EF और EAR से बनता है ER। उसमें लीकेज और IARA सब्ट्रैक्ट करके बन जाता है VT। ठीक है, VT और EMF के बीच का एंगल डेल्टा और फिर VT और IA के बीच का एंगल फाई। अब इक्वेशन कैसे लिखोगे, देखो VT कैसे लिखा जाएगा, 3 EMF ऐड हुए हैं, EF प्लस EAR प्लस EAL माइनस IARA। अब देखो ये जो EAR और EAL हैं, ये दोनों करंट से 90 डिग्री लैग कर रहे हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना। तो 90 डिग्री लैग करने की वजह से हम कहते हैं EAR इज माइनस जे माने माइनस 90। IA के प्रोपोर्शनल भी होना चाहिए, इसलिए IA और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट XAR। बात को समझो, जो भी EMF प्रोड्यूस होगा किसी फ्लक्स से, देखो ऐसे सोचो, IA ने बनाए दो फ्लक्स, लीकेज और आर्मेचर रिएक्शन। ये दोनों फ्लक्स IA के प्रोपोर्शनल हुए और इन फ्लक्स से बना ये EMF, तो EMF फ्लक्स के प्रोपोर्शनल हुआ, तो इनडायरेक्टली EMF IA के प्रोपोर्शनल बना, इसीलिए IA के प्रोपोर्शनल आएगा, माइनस जे से 90 का शिफ्ट आएगा और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है XAR। ऐसे ही EAL लिख दिया जाता है माइनस JIA XAL, सेम लॉजिक से। अब इस लॉजिक से अगर VT की इक्वेशन खोली जाए, EF माइनस JIA XAR माइनस JIA XAL माइनस IARA। अब ये जो दोनों J वाली टर्म्स हैं, इनको एक्चुअल में मर्ज कर देते हैं और ये यहां सारी फेजर क्वांटिटीज चल रही हैं। अब दोनों रिएक्टेंसेस मर्ज करके ओवरऑल रिएक्टेंस आ जाती है सिंक्रोनस मशीन की, ठीक है। तो एक्सेस हो जाती है सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ठीक है, और RA हो जाता है आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो बेसिकली सिंक्रोनस मशीन की ओवरऑल रिएक्टेंस क्या बनती है, दैट इज लीकेज प्लस आर्मेचर रिएक्शन। ये समझ आया वेक्टर डायग्राम से कैसे हम इन इक्वेशंस तक गए। तो इसमें लिख लेना, द लीकेज EMF and armature reaction EMF lag armature current by 90 degree and are proportional to armature current, so they are represented as drop due to a reactance, drop due to a reactance। ठीक है, आगे की बात समझते हैं, यहां तक क्लियर हुआ। अभी देखो ये फेजर डायग्राम बना रहने दो। अब मैं इस इक्वेशन से ना थोड़ा सर्किट पे आने की कोशिश करता हूं। तो मुझे बेसिकली इक्वेशन के अंदर 3 वोल्टेज ड्रॉप दिख रहे थे। तो पहले मैं क्या करता हूं, एक EMF बना लेता हूं, EF। ये EMF कौन जनरेट कर रहा है, फील्ड वाइंडिंग, किसके अंदर, आर्मेचर के अंदर। फिर एक रिएक्टेंस आ गई JXAR, अगली रिएक्टेंस आ गई JXAL, तीसरा आ गया RA। अब देखो ट्रांसफॉर्मर से यही डिफरेंस आ गया। ट्रांसफॉर्मर में सिर्फ सीरीज ब्रांच में एक रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होते थे, आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस। यहां लीकेज रिएक्टेंस के साथ साथ आर्मेचर रिएक्शन वाली रिएक्टेंस भी आ रही है, जबकि आर्मेचर रिएक्शन एक्चुअल में एक फ्लक्स है, उसको रिएक्टेंस से तो हम दिखा दे रहे हैं। यहां पे करंट फ्लो कर जाता है IA
और इधर वोल्टेज आ जाती है VT। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो करंट में प्लस माइनस ऐसे आएगा, लेकिन ना इसमें माइनस प्लस ऐसे ले लेते हैं, ये होता है EAR। ठीक है, तो EAR एक्चुअल में क्या होता है, -JIA XAR। ये बात तो अभी हमने लिखी थी ना। तो माइनस साइन की वजह से ना इसकी पोलैरिटी उल्टी होती है। EF और ये वोल्टेज मिला के जो EMF बनता है ये कहलाता है ER। ये वाला EMF होता है ER। तो ER क्या होता है, रिजल्टेंट EMF ऑफ EMF ड्यू टू फील्ड फ्लक्स एंड EMF ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। तो इसमें लिख लेना ER represents the resultant flux, sorry, resultant EMF which is due to resultant flux of field winding and armature reaction। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो XAR और XAL आ रहे हैं इसको मर्ज कर देते हैं, तो ये सर्किट में J एक्सेस आ जाता है। अगर मर्ज कर दोगे ना तो ER नहीं दिखा पाओगे, फिर बस EF और VT के बारे में बात कर पाओगे, फिर ER कहीं शो मत करना। ये बात समझ आई। तो ER की लोकेशन भी याद रखना। देखो जो सिंक्रोनस मशीन को अगर डिटेल में कवर करना चाहते हो, हर एस्पेक्ट समझना चाहते हो, जो चीजें अभी तक टिपिकल लगती थी उनको भी कवर करना चाहते हो, तो तुम्हें क्या ध्यान देना होगा कि ER का लोकेशन कहां है, मशीन का इंटरनल हर चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि ER क्या है। देखो ज्यादातर जो टिपिकल पार्ट पड़ता है ना सिंक्रोनस मशीन का, वो फेजर से रिलेटेड ही पड़ता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो, FF आया, उससे आर्मेचर वाइंडिंग में बनने वाला EMF EF आया। तो FF क्या था, जो MMF फील्ड वाइंडिंग ने बनाया, इससे EMF फील्ड वाइंडिंग में नहीं बना, EMF किस में बना, आर्मेचर में। फिर F क्यों लिखा, ड्यू टू फील्ड वाइंडिंग। EF इज द आर्मेचर EMF ड्यू टू फील्ड वाइंडिंग। इसके बाद IA आया, IA में दो फ्लक्स आए, phi-AL और phi-AR, उससे आया EAL और EAR, फिर EF और EAR को ऐड किया तो बना ER। बात क्लियर हुई। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ये जो सर्किट है इसमें ये जो इंपिडेंस आ रही है, एक इंपिडेंस आ रही है ना RA और J एक्सेस, तो हम इसे कहते हैं ZS। ZS इज बेसिकली RA प्लस J एक्सेस, इसको कह देते हैं सिंक्रोनस इंपिडेंस। और इसको अगर पोलर फॉर्म में लिखा जाए तो लिख दिया जाता है मॉड ZS एट एन एंगल θS। ठीक है, और यहां पे क्या होता है, XS इज मच ग्रेटर देन RA। सिंक्रोनस मशीन में जनरली ऐसा होता है। और यहां मॉड ZS को क्या लिखोगे बताओ, √RA स्क्वायर प्लस XS स्क्वायर, और θS को क्या लिखोगे, tan इनवर्स XS बाय RA। ठीक है। अब देखो जनरली क्या होता है कि इन तीनों में अगर पूरा सर्किट खोल के बनाओ तो तीन एलिमेंट्स हैं, RA, XAL और XAR। इन तीनों में सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है वो XAR होता है। ठीक है, तो ये लिखना, आउट ऑफ द थ्री एलिमेंट्स RA, XAL, XAR, XAR is maximum. XAR is maximum. So usually for approximation we can ignore RA and XAL। ठीक है, अब मेरी बात आगे समझो। अगर RA और XAL को 0 मान लो तो ये ब्रांच शॉर्ट हो गई, तो ER किसके बराबर हो गया, VT के। तो अगला पॉइंट ये लिखना, इन सच अ केस रिजल्टेंट EMF ER इक्वल टू VT। ER और VT बराबर हो गए। अब तुम जानते हो EF और VT के बीच का एंगल है डेल्टा, तो अगर ER और VT बराबर हो गए तो EF और ER के बीच का एंगल क्या होगा, डेल्टा। तो अगला पॉइंट ये लिखो,
Since angle between EF and VT is delta, the angle between EF and ER will then become delta, due to which angle between FF and FR will also become delta. ठीक है, तो ये जो एंगल होता है ना, ये अप्रोक्सीमेटली डेल्टा होता है। अब याद करो, मैंने ये लिखवाया भी था टॉर्क वाले वीडियो के अंदर कि डेल्टा के 3 नाम होते हैं, पावर एंगल, लोड एंगल और कभी कभी टॉर्क एंगल। पावर जो होती है वो ईएफ और वीटी के बीच के एंगल पे डिपेंड करती है, लेकिन ये वाला एंगल बहुत छोटा होने के कारण, ये जो एंगल है ये अप्रोक्सीमेटली डेल्टा है। अगर EF और ER के बीच में एंगल डेल्टा है तो EF पे परपेंडिकुलर FF, ER पे परपेंडिकुलर FR, तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली डेल्टा। तो ये दोनों में फर्क है। एक्चुअल में पावर डिपेंड करती है EF और VT के बीच के एंगल पे, लेकिन यही एंगल अप्रोक्सीमेटली किसके बीच में होता है, FF और FR। इसीलिए इस एंगल को पावर एंगल, लोड एंगल, टॉर्क एंगल तीनों नाम से जाना जाता है। अब क्लियर हुआ अप्रोक्सीमेट का फंडा क्यों आया। और ये इक्वल टू साइन कब चल सकता है, जब तुम लीकेज और आरए इसको इग्नोर कर दो, तो VT विल बी बिकमिंग इक्वल टू ER। मेरी बात अच्छे से ध्यान रखना कि पावर एंगल EF और VT के बीच में होता है, बट अप्रोक्सीमेटली इतना ही एंगल FF और FR के बीच में भी आता है। उसका रीजन ये EAR जो है बाकी दोनों वोल्टेज से काफी बड़ा होता है। ऐसा सोच लो, XAR अगर 30 ओम है तो RA जो होता है ना वो 1 ओम से भी छोटा होता है, इतना डिफरेंस होता है। इसीलिए लीकेज और आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इग्नोर किए जा सकते हैं। अब इतना समझ आने के बाद क्या करना है कि देखो, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर हम लोग इस तरह से फेजर कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म कर पाते। माने कि हर बार ऐसा नहीं लिख पाओगे यार कि पूरा EF को अगर लिखना है तो VT प्लस IA इंटू RA प्लस IA इंटू JXS, इतना बड़ा KVL हर बार नहीं लगा पाते। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता, अगर फेजर से बचना है तो EMF और VT के जो बीच का रिलेशन है उसको स्केलार रिलेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे, देखो उसके लिए पहले एक फेजर डायग्राम बनाता हूं। देखो IA को रेफरेंस मान लो, IA अगर लैगिंग है, अगर IA VT से लैग करता है तो तुम ये भी कह सकते हो VT IA से लीड करेगा। इससे लीडिंग बना लो VT, कितना एंगल, फाई। अब VT से EMF पे कैसे जाओगे, तो ऐसे लिख सकते हो EMF इक्वल टू VT प्लस IARA प्लस JIAXS। तो IARA अगर ऐड करोगे तो IA के सेम फेज की वोल्टेज ऐड कर दी, JIAXS ऐड करने के लिए IA से 90 डिग्री लीडिंग वाली वोल्टेज ऐड की, क्योंकि प्लस J का मतलब प्लस 90 हुआ ना, तो IA अगर हॉरिजॉन्टल है तो प्लस J मल्टीप्लाई करके हो गया वर्टिकल। अब मैं उम्मीद करता हूं यार, देखो इतना बेसिक तो समझ आना भी चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला फंडा। अब ये जो ब्लू वाला फेजर बना, ये किसका बन गया, EMF का। EF और VT के बीच का एंगल डेल्टा, EF और IA के बीच का एंगल साई। अब देखो मुझे यहां ना दो पैरामीटर चाहिए, EF और उसका एंगल साई। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे ना इस तरह से हर चीज को दो कंपोनेंट्स में तोड़ लेता हूं। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये कहूं कि VT को भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में तोड़ लो और EMF को भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में तोड़ लो, तो मुझे बताओ EMF का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा।
ईएमएफ को अगर हॉरिजॉन्टल में लाओगे तो ईएमएफ का एंगल हॉरिजॉन्टल से है साई, तो ये बनेगा ईएफ कॉस साई। और ये किसके बराबर होगा? वीटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस आईए आर ए। ठीक है, वीटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो इतना आएगा, इसमें आईए आर ए और ऐड कर लो तो ये ईएमएफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाता है। देखो ऐसे ही वर्टिकल में सोचो इक्वेशन, अगर ईएमएफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस साई से आ रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा साइन साई। अब वीटी का वर्टिकल कितना होगा? वीटी साइन फाई प्लस ये और ऐड करोगे, कितना ऐड करोगे? आईए एक्सेस, वीटी साइन फाई, जे आईए एक्सेस मत कर देना। जब कंपोनेंट बेसिस में तोड़ रहे हो तो एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ क्या लेने पड़ेंगे? मैग्नीट्यूड्स। अब ये दोनों इक्वेशन आने के बाद क्या कर सकते हो? स्क्वायर करके ऐड कर लो। स्क्वायर करके ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर साई प्लस कॉस स्क्वायर साई हो जाएगा 1, और ये बच जाएगा वीटी कॉस फाई प्लस आईए आर ए का स्क्वायर, वीटी साइन फाई प्लस आईए एक्सेस का होल स्क्वायर। तो जो ईएमएफ बनेगा वीटी कॉस फाई प्लस आईए आर ए, वीटी साइन फाई प्लस आईए एक्सेस स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये ईएमएफ आ गया। अब ये ईएमएफ जब हमारे पास आ गया, दूसरा पैरामीटर क्या कर सकते हो? इन दोनों का रेशो ले लो, सेकंड और फर्स्ट का। सेकंड अपॉन फर्स्ट बना tan साई विच इज वीटी साइन फाई प्लस आईए एक्सेस अपॉन वीटी कॉस फाई प्लस आईए आर ए। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ जाती हैं जिससे ईएमएफ का एंगल भी डेराइव हो सकता है और साथ साथ ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी। और इस इक्वेशन से फायदा ये होता है कि हमें कभी भी फेजर की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक इक्वेशन फिगर देख के लिख सकते हो, दैट साई इक्वल टू डेल्टा प्लस फाई। ठीक है, ये बात क्लियर हुई भाई? ठीक है ना? तो एक तरीका ये है कि सर्किट देख के फेजर लगा लो, या एक तरीका ये है ये स्केलर इक्वेशन का यूज कर लो जिसमें कहीं भी किसी एंगल की जरूरत नहीं है, सारा इक्वेशन जो है स्केलर वैल्यूज में विदाउट एनी एंगल। ठीक है, तो ये दो तरीके हो सकते हैं। अब ये तो हमें क्लैरिटी मिल गई ऑल्टरनेटर की। अब सेम वे में नेक्स्ट लिखना सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मोटर कि सेम काम सिंक्रोनस मोटर से कैसे होगा, कैसे सेम फेजर डायग्राम बनाएंगे और ऐसे ही कैसे सेम एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा एनालिसिस मैं रिपीट करने वाला हूं, ध्यान से समझना। अब देखो सिंक्रोनस मोटर में क्या करोगे, अगेन दोबारे वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले बना लिया भाई एफ, इससे 90 डिग्री लैगिंग ईएफ, इससे लैगिंग आईए एट एन एंगल साई। ठीक है, आईए के सेम फेज में बनाया हमने एफ ए आर और रिजल्टेंट क्या बना? रिजल्टेंट बना, सॉरी इसमें क्या गड़बड़ हो जाएगी कि मोटर है। जब ये मोटर है तो आईए के सेम फेज में कुछ भी नहीं बनने वाला, बल्कि आईए से अपोजिट ही बनेगा। जैसे फाई ए आर, फाई ए एल और इधर भी एफ ए आर। एफ ए आर और एफ एफ के एडिशन से ये बनेगा एफ आर।
अब देखो मैंने ये बताया था ना, मोटर के फेजर में क्या चेंज करना पड़ता है कि मोटर में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। उसके लिए करंट के फेजर को रिवर्स नहीं करते, बल्कि करंट से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक क्वांटिटीज को रिवर्स कर देते हैं। तो मैंने लीकेज और आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स को रिवर्स कर दिया, और मैंने आर्मेचर एमएमएफ को भी रिवर्स कर दिया। अब ये जो दोनों फ्लक्सेस हैं, ईएमएफ इनसे 90 डिग्री लैगिंग बनता है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये ई ए आर और इसी फेज में ई ए एल। अब ईएमएफ में जब ई ए आर ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? ई आर बनता है ना, हमें पता है ई एफ और ई ए आर के सम से ई आर बनता है, और ये जो ई आर है ना, ये एफ आर के परपेंडिकुलर होता है। अब इसी के सेम फेज में ऐड करोगे ई ए एल, और फिर ईएमएफ में ऐड किया जाता है आई ए आर ए। आई ए आर ए, क्योंकि ईएमएफ में ऐड करके ही तो वोल्टेज वीटी मिलेगा। मोटर अगर है तो वीटी शुड बी ग्रेटर देन ईएमएफ, तो ये वीटी आ गया। तो ईएमएफ में ना सब कुछ ऐड करना है, ये ध्यान रखना। जैसे जनरेटर में आईएआरए सब्ट्रैक्ट हुआ था, मोटर में आईएआरए ऐड होगा। और ये तो डीसी मशीन से भी सोच सकते हो। डीसी मशीन में जनरेटर में ईएमएफ होता है या वीटी होता है, ईएमएफ माइनस आईएआर, वीटी होता है ईएमएफ माइनस आईएआरए, और मोटर में वीटी होता है ईएमएफ प्लस आईएआरए। तो ये दोनों में डिफरेंस आया। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, अगर हम वीटी की बात करें, वीटी कैसे लिखोगे? ईएमएफ के अंदर दो ईएमएफ ऐड हुए हैं, ठीक है। ईएफ और ईएआर के सम को कह देते हैं ईआर, और एक क्वांटिटी ऐड हुई है आईएआरए। इतना एडिशन हुआ है। अब देखो ये जो दोनों ईएमएफ आए हैं, ईएआर और ईएएल, ये करंट से 90 डिग्री लीड कर रहे हैं। तो हम ये कह देते हैं जो ईएआर है, ये करंट से 90 डिग्री लीड करने की वजह से प्लस जे, करंट के प्रोपोर्शनल होने की वजह से आईए, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एक्सएआर। जनरेटर में ये करंट से लैग कर रहे थे, इसलिए माइनस जे लगाया था। मोटर में करंट से लीड कर रहे हैं तो प्लस जे। फिर ई ए एल जे आई ए, सेम लॉजिक से एक्स ए एल। तो अब वीटी क्या आ जाएगा? ई एफ प्लस जे आई ए एक्स ए आर प्लस जे आई ए एक्स ए एल प्लस आई ए आर ए। अब ये जे आई ए वाली टर्म्स को जोड़ लिया जाता है, ठीक है। ये बन गया। अब देखो सेम इक्वेशन बन गई, बस ईएमएफ में से सब्ट्रैक्ट होने की जगह टर्म्स ऐड हो गई। अब जैसे ये वाली इक्वेशन अगर देखें वीटी की, तो वीटी में क्या है? ईएमएफ प्लस एक्सएआर, एक्सएल और आरए वाली टर्म, और इधर वीटी। अब देखो मैंने क्या बोला था कि मोटर में करंट एंटर करता है, ठीक है। तो ये आर ए हो गया, ये जे एक्स एल और ये जे एक्स ए आर, और ये हो गया ई ए आर। ई एफ और ई ए आर मिलके बनता है अगेन ई आर। ई आर जो होता है वो रिजल्टेंट ईएमएफ होता है। फिर एक्सएआर और एक्सएल को अगर कंबाइन कर दें सर्किट के अंदर, तो ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस कहलाती है, जैसा जनरेटर में मैंने बोला भी था।
और इधर बचता है आर्मेचर रेजिस्टेंस। और हमने ये भी बोला था साथ साथ कि आरए और एक्सेस मिलके बनाता है सिंक्रोनस इंपीडेंस। ठीक है ना? तो हम कहते हैं ZS यानी RA प्लस JXS is actually mod ZS at an angle theta S, where mod ZS is root over RA square plus XS square. Theta S is tan inverse XS over RA. ठीक है? तो ये सारी टर्मिनोलॉजी सेम रहती है। इवन सर्किट भी सेम है मोटर और जनरेटर का, बस जनरेटर के अंदर करंट लीविंग दिखाया जाता है VT के पॉजिटिव टर्मिनल से, और वहीं मोटर के अंदर यही करंट एंटरिंग दिखाना होता है। इतना ही तो डिफरेंस आया। ठीक है? और देखो आगे तक याद जो भी चीज रखोगे उसमें इतना बड़ा फेजर डायग्राम, वेक्टर डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम लोग जो भी फेजर या वेक्टर डायग्राम बनाएंगे वो सर्किट के बेसिस पे बनाएंगे। लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि वेक्टर डायग्राम में हमने चेंजेस क्या परफॉर्म किए हैं। हमने सबसे पहले बनाया FF, उससे 90 डिग्री बना EMF, उससे साई एंगल पे बना IA। लेकिन अब जितने भी मैग्नेटिक क्वांटिटीज होंगे उनको रिवर्स करोगे, फाई AR, फाई AL और FAR। FF और FAR से बनता है FR। फाई AR के 90 डिग्री लैगिंग आता है EAR, फाई AL से 90 डिग्री लैगिंग आता है EAL। EF और EAR ऐड करके बनता है ER, उसमें EAL ऐड करते हैं और IARA ऐड करते हैं तो बनता है VT। और जैसा मैंने बताया ये चीज डीसी मशीन से हम जानते हैं कि मोटर के केस में VT में IARA ऐड करना पड़ता है, जनरेटर में VT निकालने के लिए IARA सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब अगेन देखो, जैसे पहले अभी हमने EMF की इक्वेशन निकाली थी स्केलार, सेम इक्वेशन मुझे किसके लिए चाहिए? मोटर के लिए चाहिए। सेम इक्वेशन अगर मोटर के लिए चाहिए तो मोटर में भी सेम तरह का फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी वो इक्वेशन मिल पाएगी। तो सबसे पहले देखो IA को रेफरेंस मान लो, ये लैगिंग है तो VT इससे लीड करेगा। कितना एंगल? फाई एंगल। अब VT में से IARA सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा छोटा बना लो इसे क्योंकि RA की वैल्यू बहुत छोटी रहती है। और सेम वे में देखो यहां पे अगर ये EMF है तो इस सर्किट में लिख सकते हो EMF इज VT माइनस द वोल्टेज ड्रॉप माइनस JIA एक्सेस का मतलब है माइनस जे आ रहा है यानी माइनस 90। ठीक है? ठीक, ये वाला पोर्शन काट देना। अब यहां से अगर इसे जोड़ोगे तो ये बन जाएगा EF। ठीक है? EF और IA के बीच का एंगल साई, VT और EF के बीच का एंगल डेल्टा। अब अगेन देखो, अगर तुम्हें फिर से EMF और साई की वैल्यूज चाहिए तो अगेन दो काम करेंगे कि एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखो फिर से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की पहले मैं बात कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल देखो EF का कितना है? EF का हॉरिजॉन्टल से एंगल है साई तो बना EF cos साई। VT का कितना है? VT cos फाई। उसमें से छोटी सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट की है क्योंकि लेफ्ट में गए हैं IARA। ऐसी वर्टिकल की बात करूं, हॉरिजॉन्टल से एंगल साई है तो वर्टिकल साइन साई, VT का वर्टिकल VT साइन फाई, और डाउन गए हो IA एक्सेस तो माइनस IA एक्सेस। दोनों को अगर स्क्वायर करके ऐड कर लो फिर स्क्वायर रूट ले लो तो VT cos फाई माइनस IARA का स्क्वायर, VT साइन फाई
माइनस IA का स्क्वायर। ठीक है, ऐसी रेशियो ले लो tan साइन VT साइन फाई, सेकेंड इक्वेशन अपॉन फर्स्ट इक्वेशन कर रहा हूं, IA VT cos फाई माइनस IARA। और एक इक्वेशन मैंने एंगल की बोली थी, एंगल में क्या लिख सकते हो, साई इक्वल टू फाई माइनस डेल्टा। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाते हैं फॉर द केस ऑफ अ मोटर। तो मोटर जनरेटर का सर्किट सेम है, बस करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाने से जो ईएमएफ की इक्वेशन है, जो tan साई वाली इक्वेशन है, सारी इक्वेशंस बदल जाती हैं ड्यू टू रिवर्सल ऑफ द करंट डायरेक्शन। मेरी बात समझ आई कि किस तरह से हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं। अब देखो, अपने पास दो मेथड हैं किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के, एक तो फेजर से जाने का, एक जो मैंने स्केलार इक्वेशन बता दी है, जाने के लिए किसी से भी जा सकते हो। तो देखो, अगर मैं फेजर इक्वेशंस की मैं बात करूं, फॉर द केस ऑफ जनरेटर EMF is VT प्लस IA ZS। सब फेजर क्वांटिटी है, या ये कह दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। ZS है RA प्लस JX। ZS क्योंकि फेजर नहीं होता तो ZS सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, A प्लस आयोटा B या R प्लस JX। ऐसे ही मोटर के केस में करंट उल्टा हो जाने से KVL उल्टा हो जाता है, माइनस IA ZS। अगेन ZS सेम ही रहता है, RA प्लस JX। लेकिन देखो, ये इक्वेशन एग्जाम में लगाने के लिए अगर ऐसी इक्वेशन लगाते हो तो सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे, IA भी पोलर फॉर्म में पुट करोगे, ठीक है, ZS भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, VT भी, तो लंबा चला जाता है। तो इसीलिए अगर फेजर से बचना है तो समरी करके हेडिंग डालना, किस तरह से स्केलार इक्वेशन से ही काम चला सकते हो। अब ये जो मैं आगे समरी बताने वाला हूं ना, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये तुम्हारा काम बहुत आसान कर देगी एग्जाम के अंदर। समरी, ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, इन अ जनरेटर induced EMF leads the terminal voltage, induced EMF माने EF, induced EMF leads the terminal voltage by an angle delta। अगला, in a motor induced EMF lags the terminal voltage by an angle delta। इसीलिए क्या होता है, देखो, जब जनरेटर का सर्किट बनाते हैं तो सर्किट भी ड्रॉ कर लेना, ऐसे दिखाते हैं, EF एंगल डेल्टा, ये होता है JXS, ये RA, ये IA, VT एंगल 0, VT को अगर रेफरेंस मानो। दूसरा सर्किट मोटर का, इसके साथ मोटर करके लिख लेना, EF एंगल माइनस डेल्टा, RA सॉरी JXS RA। ऐसा मत सोचना कि पहले JXS बनाना कंपलसरी है, बनाने को RA भी बना सकते हो, सीरीज में है तो दोनों एलिमेंट एक्सचेंज भी हो सकते हैं। आइए, ठीक है, तो पहला सर्किट लिख लेना जनरेटर का है, दूसरा मोटर का। जनरेटर में EMF लीड करता है डेल्टा से, मोटर में वो लैग करता है बाय एन एंगल डेल्टा। अगला पॉइंट, डेल्टा इज कॉल्ड एज द पावर एंगल एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज द एंगल बिटवीन फील्ड MMF and resultant MMF, and it is exactly equal to that angle if RA and leakage are ignored।
अगर आरए और लीकेज को इग्नोर कर दो तो एफएफ और एफआर के बीच का एंगल ही होता है डेल्टा, वरना अप्रोक्सीमेटली डेल्टा के बराबर आता है। अब इसके बाद देखो इक्वेशन क्या याद रखनी है। सिलेंड्रिकल रोटर मशीन के अंदर Vt cos फाई, ध्यान से समझना, याद क्या रखना है, Vt sin फाई एक ये इक्वेशन याद रखोगे। अगला tan साई, tan साई सिंपली जो सेकेंड टर्म है ना ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कर देना, ये सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। और तीसरी इक्वेशन ये तीन इक्वेशंस याद रखनी है। अब दिमाग में ये आ रहा होगा यार मोटर की तो अलग आई थी, ये तो जनरेटर वाली इक्वेशन थी, इसको कैसे याद रख लें, मोटर वाली क्यों ना याद की जाए। बिल्कुल सही क्वेश्चन है भाई। अब देखो क्या चेंजेस करने हैं। देखना, अगर ऐसा लिखते हो, मान लो क्वेश्चन है 50 एम्पियर 0.8 लैग, तो यहां 50 एम्पियर ही पुट होगा और 5 पुट किया जाएगा 36.86। यहां -50 एम्पियर पुट होगा और 5 पुट होगा 36.86। 50 एम्पियर 0.8 लीड, यहां 50 एम्पियर पुट होगा लेकिन एंगल होगा -36.86। यहां -50 एम्पियर पुट होगा और एंगल होगा -36.86। इसका लॉजिक भी समझा देता हूं कि देखो क्या है, हमने इक्वेशन जनरेटर की लिखी है। जनरेटर मोटर में मेन फर्क क्या है कि जनरेटर करंट डिलीवर करता है, वहीं मोटर करंट एब्जॉर्ब करती है। तो करंट रिवर्सल दिखाने के लिए मोटर में करंट नेगेटिव पुट कर दो, माने इक्वेशन सेम रखो, फॉर्मूला अलग मत रटो, बट इसी में आईए की वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करोगे वो नेगेटिव डालना इन केस ऑफ मोटर। ऐसे ही फॉर्मूला तुमने डिराइव किया है लैगिंग का, हर जगह लैगिंग मान के डिराइव किया है। अब अगर लीडिंग के लिए जाना है तो एंगल नेगेटिव पुट कर दो। तो ऐसा मत सोचना कि लीडिंग एंगल नेगेटिव होता है, लैगिंग एंगल पॉजिटिव होता है, ऐसी बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। कहने का मतलब देखो, ये अगर 0.8 लैग है तो Vt का अगर एंगल 0 है तो Ia का एंगल -36.86 ही होगा, और अगर 0.8 लीड है और Vt का एंगल 0 है तो Ia का एंगल +36.86 होगा। ये कॉन्सेप्ट सेपरेट है, इसका हमारे इस जुगाड़ से या शॉर्टकट से कोई लेना देना नहीं है। ये शॉर्टकट क्या कह रहा है कि भाई जब फॉर्मूला लैगिंग का डिराइव किया है और वही फॉर्मूला लीडिंग के लिए चला रहे हो, कर तो चला ही रहे हो, एक ही फॉर्मूला लीडिंग और लैगिंग दोनों में चला रहे हो, तो अगर ऐसे करने वाले हो तो लैगिंग के फॉर्मूले में लीडिंग के लिए नेगेटिव वैल्यू डाल देना, तब वो फॉर्मूला सही हो जाएगा। बात समझे? अगर लैगिंग का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, लीडिंग के लिए चलाना है तो एंगल नेगेटिव डाल दो। ऐसे ही उल्टा सोचो, अगर तुम लीडिंग का डिराइव करते तो लैगिंग के लिए नेगेटिव डालते। सीधी सी बात है। अगर सोचो तुम्हें दिल्ली से गाजियाबाद का डिस्टेंस पता है 200 किलोमीटर, तो गाजियाबाद से दिल्ली उल्टा चलोगे तो नेगेटिव डालोगे ना। सेम ही चीज बोल रहा हूं, लैगिंग का याद है तो लीडिंग में नेगेटिव डाल देना, जनरेटर का याद है तो मोटर में करंट नेगेटिव कर देना। तो उससे क्या होगा, ये इक्वेशन अलग अलग याद नहीं करोगे। अब देखो कभी डेल्टा निकालना पड़े तो ये दो इक्वेशन लगाई, यहां से साई आया, साई को विद साइन पुट कर देना। यहां अगर साई 36 आया तो 36 डालो, साई यहां से -36 आया तो -36 डालो। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशन में हर वैल्यू विद साइन पुट करोगे, साइन कन्वेंशन मैंने समझा दिया है। ठीक है, विद साइन डाली जाएगी। बात समझे? अब देखो इसके बाद एक पॉइंट और लिखना, इफ वी यूज इक्वेशन साई इक्वल टू डेल प्लस फाई, देन डेल्टा कम्स आउट
पॉजिटिव फॉर अ जनरेटर एंड नेगेटिव फॉर अ मोटर। ठीक है, अगर साई इक्वल टू डेल प्लस फाई वाली इक्वेशन लिखोगे, इसमें साई और फाई डाल के डेल्टा निकालोगे तो जनरेटर का तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये इक्वेशन है किसकी, जनरेटर की। लेकिन मोटर में ईएमएफ का एंगल नेगेटिव होता है, तो ये मोटर के लिए आंसर नेगेटिव देगा। यानी जनरेटर वाली इक्वेशन से अगर मोटर का एनालिसिस कर रहे हो तो डेल्टा मोटर के लिए अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। डेल्टा नेगेटिव आ जाए तो तुरंत ही समझ जाना भाई मोटर है तो नेगेटिव देगा ही देगा, पॉजिटिव कैसे आ सकता है। ठीक है, इतनी बात समझे। अब एक और चीज समझो, एक और इक्वेशन जो याद करनी है। जैसा मैंने बोला ईएमएफ का एंगल डेल्टा या माइनस डेल्टा होता है। अब मुझे बताओ वीटी और ईएमएफ में डिफरेंस कितना है। अगर जनरेटर की बात करें तो ऐसा कह सकते हो, और मोटर की अगर बात करें केवीएल लिख रहा हूं बस। अब दोनों इक्वेशन में अगर दोनों साइड मॉड ले लो तो लेफ्ट हैंड साइड अपने पास दो फेजर हैं जिनके बीच का एंगल है डेल्टा, और राइट हैंड साइड है आईए इंटू जेड एस। तो दो फेजर जिनके बीच का डिफरेंस डेल्टा है कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे, वीटी स्क्वायर प्लस ईएफ स्क्वायर माइनस 2 ईएफ वीटी कॉस डेल्टा, पैरेललोग्राम लॉ ही तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये चौथी इक्वेशन है जो तुम्हें याद रखनी है। जनरेटर मोटर के लिए सेम है, क्योंकि जब दो फेजर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं जिनके बीच का एंगल डेल्टा है तो वैल्यू यही बनने वाली है। ठीक है, इसको कह देते हैं वोल्टेज ड्रॉप इक्वेशन। तो इसमें डेल्टा नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कॉस डेल्टा डाल रहे हो, कॉस डेल्टा में नेगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, आंसर सेम आता है। अब इसके बाद एक पॉइंट टू रिमेंबर लिख लेना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑल दीज इक्वेशंस मस्ट बी अप्लाइड पर फेज, मस्ट बी अप्लाइड पर फेज। यानी लाइन टू लाइन वोल्टेज मत ले लेना और लाइन करंट मत ले लेना। करंट यूज करोगे पर फेज, वोल्टेज भी यूज करोगे पर फेज। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए स्टार और डेल्टा इस चीज का खास ध्यान रखना है, क्योंकि तुरंत गलती हो जाती है स्टार डेल्टा की वजह से लाइन और फेज में। ठीक है, तो इसके आगे लिख भी लेना, मेक श्योर टू रीड द कनेक्शन करेक्टली स्टार और डेल्टा। तो ये चार इक्वेशन अगर याद रखते हो सिंक्रोनस में ना तो फेजर लगेगा, और दूसरी बात मोटर जनरेटर लीड लैग अलग अलग याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत बच्चे अलग अलग रखते हैं। तुम बस ये जनरेटर की इक्वेशन याद रखो, मोटर के केस में करंट नेगेटिव और लीडिंग के केस में एंगल नेगेटिव, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से भले ही एक बार और इस वीडियो को देख करके रिवाइज कर लेना, तब आगे बढ़ना, क्योंकि सिंक्रोनस के बहुत सारे न्यूमेरिकल इस कॉन्सेप्ट पे फ्रेम होते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट का मैं दोबारा यूज करूंगा जब सेलिएंट पोल में जाऊंगा। यही डेरिवेशन दोबारा यूज कर लेंगे तो तुम्हें ज्यादा नए फॉर्मूले याद ही नहीं करने पड़ेंगे, काफी चीजें यहीं तक रहेंगी। ठीक है, तो आगे की बातें आगे कवर करेंगे। अब हमारे पास सर्किट क्लियर है, हमारे पास ईएमएफ इक्वेशन आ चुकी है, केवीएल इक्वेशन आ चुकी है। बस ध्यान ये रखना कि पर फेज लगती है, लाइन टू लाइन नहीं लगती। तो यहां तक इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।